अब हम लोग शुरू करते हैं दीर्घजीवितीय अध्याय के 50 नंबर श्लोक से और 23वां पेज। ठीक है, तो इसमें जो 50वां श्लोक है, समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणैमता सानित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुणा। सब तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। समवाय लक्षण क्या है? समवाय अपृथक भाव, जैसे अपृथक भाव देके पूछा जा सकता है कि ये किसका लक्षण है, गुण का है, कर्म का है, द्रव्य का है, समवाय का है, तो यह समवाय का है, यानी कि अपृथक भाव ही जो है वो समवाय को दर्शाता है। उसके बाद भूमि आदि नाम गुणैमता सनित्यो यत्र ही द्रव्यम, अर्थात ये नित्य है, अविनाशी, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। न तत्र अन्यतो गुणा। अब इसमें विमर्श में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ये तो 50वां श्लोक तो आपको चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में इसको प्रिपेयर करना है। रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होना चाहिए कि चरक संहिता का दीर्घजीवितीय अध्याय का ये चैप्टर है। उसके बाद विमर्श में अंडरलाइन कर लो। विमर्श में समवाय के लिए एक वर्ड आया है, ये आप देख सकते हो, ये आपका आया है। एक मिनट, शुरुआत में पहले आप चौथी लाइन में जाओ। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने घटादि नाम कपालतो द्रव्येशु गुण कर्मणो तेषु जातेश्च संबंध समवाय प्रकृति, ये कारिकावली में विश्वनाथ पंचानन भट्ट ने ऐसा बताया है। ठीक है, तो इस श्लोक को सिर्फ रेफरेंस के लिए कि ये श्लोक कारिकावली का है, बाकी समवाय संबंध की ही बात इन्होंने कही है। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के आओ। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अयुत सिद्धा नाम आधार भूता नाम यह संबंधा ई एह प्रत्यय हेतु स समवाया। ये अयुत सिद्धा नाम जो वर्ड आया है, अयुत सिद्ध का मतलब ये भी अपृथक भूत को दर्शाता है, यानी समवाय संबंध को दर्शाता है। तो अपृथक भूत चरक ने यूज किया है और अयुत सिद्ध जो वर्ड है वो वैशेषिक दर्शन ने यूज किया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन वही दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग पदार्थ विज्ञान वगैरह में भी फर्स्ट प्रॉफ में पढ़े हैं कि समवाय संबंध से वो तंतु, पट, घट, इन सब के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसका आप चाहें तो जो विमर्श है वो एक रीडिंग लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आइए, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी तत् यत द्रव्यम, ये द्रव्य का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें यत्राश्रिता कर्म गुणा, जिसमें कर्म और गुण दोनों रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी विमर्श में इसी श्लोक के विमर्श में इस पेज पे 24 नंबर के पेज पे लास्ट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो, यथा क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्यम, ये सुश्रुत ने सूत्र अध्याय 40 में बताया है। इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब ये रेफरेंस के लिए पूछा जाएगा। जैसे कोई भी श्लोक देके है वही कि द्रव्य की परिभाषा है, लेकिन चरक ने अलग बताई है, सुश्रुत ने अलग बताई है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद अगली जो है वो ये द्रव्यमाश्रय लक्षणम पंचानाम, इसको भी अंडरलाइन करो। उसके बाद अगला, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रसादी नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम, ये भाव प्रकाश का है, इसको भी अंडरलाइन करो। और क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये वैशेषिक का है, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है वो जो चरक का सुश्रुत का और वैशेषिक का लमसम सेम है, इसमें है क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति। ठीक है, तो दोनों में ही खाली वैशेषिक में कारणम इति द्रव्य लक्षणम है, जबकि सुश्रुत में कारणम द्रव्यम है। तो इसको अंडरलाइन करो, ये चारों श्लोक इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी बहुत कुछ विमर्श में दिया है, आप रीडिंग लगा लीजिए, लेकिन उसको लर्न बहुत नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, 26 पेज 51 श्लोक नंबर, अंडरलाइन करें। गुण का लक्षण, समवायी तो निश्चेष्टः कारणम गुणः, जो समवाय संबंध वाला हो, यानी कि जो जिसमें नित्य संबंध से रहता हो, चेष्टा रहित हो, ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। चाहे श्लोक से याद कर लें, समवायी निश्चेष्ट कारणम गुण, और चाहे हिंदी में याद कर लें। उसके बाद विमर्श में 3, 3, 6, 3, 9, 10, 12, 15 लाइन के बाद दिया हुआ है कि द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त। ये आप चाहे पदार्थ विज्ञान से प्रिपेयर कर लें और चाहे यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि समवायी क्या होता है, असमवायी क्या होता है, निमित्त क्या होता है। ठीक है, तो ये आप एक इसको रीडिंग लगा लीजिएगा। इसमें पहला जैसे दिया है समवायी कारण, इसको अंडरलाइन कर लें, उसे कहते हैं जो संवेद रहते हुए कार्य का उत्पादक हो, जैसे तंतु पट का और पट अपने में रहने वाले श्वेत, हरे, नील, मतलब जो समवायी संबंध से रहता हो, जिससे अलग न किया जा सकता, वो हो गया समवायी। असमवायी क्या है?
उसे कहते हैं जो कार्य के साथ या कारण के साथ एक अर्थ में रहते हुए कारण हो। जैसे पट का असमवायिक कारण क्या है? तंतुओं का संयोग। अब जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि तंतुओं का संयोग, पट में तंतुओं का संयोग क्या है? समवायिक कारण, असमवायिक कारण की निमित्त है? तो असमवायिक कारण है, मतलब कि तंतुओं का संयोग होता है पर वो बहुत ज्यादा दृश्य नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है, वो असमवायिक कारण हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ निमित्त कारण। निमित्त कारण में जो उसके में एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि पट बनाने के लिए तुरी, वेम, जुलाहा, और घट बनाने के लिए कुम्हार, दंड, चक्र, ये सब निमित्त हो गए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की जाती है वो निमित्त कारण में आ जाती है। इसको अंडरलाइन कर लो तीनों एग्जाम्पल्स को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, 27 पेज नंबर 27 पे पहला ही श्लोक दिया है, इसको अंडरलाइन करो। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेशु कारणम अनपेक्ष गुण। ये कणाद ने ऐसा लक्षण गुण के बारे में बताया है। इसको सिर्फ रेफरेंस के पर्पस से, रेफरेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर श्लोक किस संहिता का या किस टीकाकार का है, बस ये आपको याद करना है। रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आओ 52। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। कर्म का लक्षण, यानी कि जो एक ही साथ संयोग विभाग में कारणों और द्रव्य के आश्रितों से कर्म कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, यानी कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, ये अलग से पूछा जाता है। कर्म न च अन्यत अपेक्षते, ये भी अलग से पूछा जाता है कि कर्म किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। तो पूरा श्लोक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। विमर्श में अंडरलाइन कर लो। कर्म के दो भेद होते हैं, अहलौकिक और पारलौकिक। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी विमर्श में आओ 8-10 लाइन के बाद है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने कर्म का लक्षण क्या बताया है? एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। ये वैशेषिक ने बताया है, इसको रेफरेंस के लिए अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आए 28 पेज पर। 28 पेज पर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसको रीडिंग कर लेना है। ये एक हमारे दिमाग में इसके बारे में पता होना चाहिए। गुण कर्म का डिफरेंस दिया है, उसका बहुत पर्पस नहीं है, वो तो आप पढ़ते पढ़ते याद कर लोगे। लौकिक कर्म 3 प्रकार का होता है, सत, असत्य और अप्रत्यय। इसको अंडरलाइन कर लो। सत प्रत्यय क्या होता है? जब हम ज्ञान पूर्वक अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो उस कर्म को सत प्रत्यय कहते हैं, जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। असत प्रत्यय जो अज्ञान पूर्वक किया जाए, जैसे कि रबड़ के गेंद को ऊपर फेंका और वो वापस नीचे आ जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है अप्रत्यय। यह कर्म केवल अचेतन में होता है। अचेतन में अभी बताते हैं इसका एग्जाम्पल। अचेतन में भी इन्होंने 3 टाइप इसका कारण बताया है, नोदन, गुरुत्व और वेग या संस्कार। इसको अंडरलाइन कर लो। ऋषभ, क्या हुआ? नहीं तो, नहीं तो तुम इतना भूत की तरह क्यों आके खड़े हो गए? नहीं, तो अप्रत्यय यह कर्म केवल अचेतन में होता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आगे बताते हैं। इसमें नोदन, गुरुत्व, वेग या संस्कार, ये 3 कारण होते हैं। क्या होता है नोदन? प्रेरण या ढकेलना, जैसे पंख में पैर डालना तो पंख हिल जाता है। अब क्या हुआ? पंख जो है वो, कीचड़ जो है वो अचेतन है। ठीक है। तो ये हिल गया, ये अप्रत्यय हो गया, केवल अचेतन में ये कर्म होता है। दूसरा किस टाइप का? गुरुत्व, जैसे घट के आधार को हटा दिया जाए तो घट अपने गुरुत्व से नीचे गिर जाएगा, तो ये अचेतन का एग्जाम्पल हो गया। और वेग, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाढ़ जो है वो निकल गया तो निकल गया। ठीक है। तो ये 3 टाइप से अप्रत्यय को भी फर्दर बताया गया। तो ये आपको दिमाग में एक रखना है कि क्या क्या इसके भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ 53 श्लोक नंबर का कार्यम धातु साम्यम ही उच्यते। धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रा से प्रयोजनम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्यम धातु साम्य में उच्यते, धातुओं को साम्य करना ही कार्य है। धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्र से प्रयोजनम, अर्थात इस तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य को, धातु की साम्यता को बनाए रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तंत्र का प्रयोजन किस चैप्टर में पूछा गया है? दीर्घजीविती में पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक पे आए 54 श्लोक नंबर, रोगों के त्रिविध कारण। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्रव्याश्रण व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ये मैंने अभी शुरुआत में भी त्रिविध हेतु संग्रह को अभी दीर्घजीविती में शुरुआत में भी बताया था, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा टेबल बना हुआ था, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, ये मैंने पूरा बताया था, तो आप वहीं से इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए पेज नंबर 30।
पेज नंबर 30 पे ये उसी का विमर्श चल रहा है। तो विमर्श में हम 2-3 चीज़ें अंडरलाइन करेंगे। जैसे इसमें विमर्श जो 30 पेज नंबर है, इसमें लास्ट से 7-8 लाइन ऊपर वाग्भट ने भी यही श्लोक दिया है और इन्होंने कहा कालर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्यादि मात्र का सम्यक योग विज्ञो रोग्याज्ञ कारणम। बहुत ज़्यादा अंतर दोनों के श्लोकों में नहीं है। यहाँ पे बस मैंने बताया था कि चरक ने अयोग वर्ड यूज़ किया है, जबकि जो ये वाग्भट है इन्होंने हीन योग वर्ड यूज़ किया। लेकिन श्लोक जो है वो रेफरेंस के लिए पूछा जा सकता है कि ये श्लोक जो है वो वाग्भट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब आगे के चैप्टर्स में आएगा। उसके बाद आप आओ 55 श्लोक नंबर रोग का आश्रय। रोग का आश्रय आसान है, हिंदी में याद कर लो। शरीर और मन जो है ये दोनों रोगों के आश्रय, तथा सुख दुख भी आश्रय, मन सुख का भी आश्रय ये मन और शरीर ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। योगा तो सुखानाम कारणम समा, उसी में आगे दिया हुआ है कि योगा, योगा मतलब यहाँ पे योग व्यायाम वाला योग नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सम्यक योग उसके बारे में कहा गया। काल बुद्धि इंद्रियार्थों का जो सम्यक योग है ये सुख का कारण होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, योगा तो सुखानाम कारणम समा, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आए आत्मा रोग का आश्रय नहीं है, इसको अंडरलाइन करें। इसमें अंडरलाइन कर लें श्लोक निर्विकारा परस्तुआत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्य यत दृष्टा ये दृष्टा पश्यते ही क्रिया, ठीक है। तो इसमें आत्मा के बारे में सारी चीजें बताएगी कि आत्मा निर्विकार है, यही आत्मा सत्व भूत गुण और 10 इंद्रियों से युक्त तब चैतन्य में कारण होता है। ये आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक और क्रियाओं को देखता है। तो उसकी हिंदी दी है, आप इसका श्लोक भी मतलब इसको लगातार देखते रहेंगे। श्लोक जो है वो दिमाग में रहना चाहिए कि चरक के दीर्घन जीवती अध्याय में उद्धृत है ये श्लोक। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सीधे नेक्स्ट श्लोक पे 57 श्लोक नंबर में, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोष के बारे में बताया गया है कि वायु पित्तम कफश्चौक्ता शारीरो दोष संग्रह मानसा पुण्यदुष्टो रजस्तम एवचा। ये श्लोक प्रिपेयर ऑलमोस्ट सारे बच्चों का रहता है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद विमर्श में आओ। विमर्श में सेकंड लाइन में एक श्लोक दिया, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगु वो मल धातु वायु नीचे तत्र गच्छति मेघवद। ये शारंगधर का श्लोक है, ज्यादातर हम लोग फर्स्ट प्रॉफ में सभी पढ़ते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप एक रीडिंग लगा सकते हैं विमर्श की, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है। यहाँ पे रक्त को भी जो है वो बताया गया है कि चतुर्थ दोष के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। इसमें एक अंडरलाइन कर सकते हो, जो 33 पेज नंबर पे ही जो मैं बता रही हूँ, इसी में शंका करके एक हेडिंग है। शंका में फर्स्ट लाइन में ही दिया है वायु पित्तम कफश्चैति त्रयोदोषा समास्तः। सेम बात वाग्भट ने कही है और वाग्भट ने श्लोक थोड़ा सा डिफर कर दिया है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र, पेज नंबर 36 पे 36 पेज नंबर पे रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोवत विषताकर विपरीत गुणै द्रव्य मारुता संप्रशायति। अर्थात ये वात के लक्षण बताए गए, रुक्ष होता है, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये सारा होता है और इन गुणों के विपरीत अगर गुण वाले द्रव्यों से वात का शमन किया जा सकता है। तो ये वात के गुण में आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद आइए सेकंड पित्त का लक्षण और सूत्र सहस्तेयम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, विपरीत के इसके विपरीत जो होंगे उनसे पित्त का शमन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पित्त का लक्षण हो जाएगा, ठीक। विवर्ष में जो है वो सुश्रुत का दिया है, आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। विमर्श में जो ऊपर श्लोक दिया है वात के लक्षण और चिकित्सा सूत्र, इसके विमर्श में जो सेकंड पैराग्राफ दिया है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में वायु के बारे में ये कहा गया। तो चाहे तो एक चरक का यहाँ से लक्षण याद कर लें वात का। एक चरक सूत्र 20 में भी दिया गया है रोक्ष्यम शैत्यम लाघवम वैशद्यम गति अमूर्तम वायु आत्म रूपाणी, ये याद कर लें। याद मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे श्लोक से चाहे हिंदी से। सुश्रुत में कहा गया अव्यक्तो व्यक्त कर्म च रुक्षा शीतो लघु खरा तिर्यक गयो द्विगुणश्च रजो बहुल एवं, ये भी प्रिपेयर कर ले कि ये चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस मैं आगे बताऊंगी। चरक चिकित्सा 3rd चैप्टर का है, योग वाह परम वायु संयोगा तो विहारकृत, उसी के आगे दिया है, इसको रेफरेंस के लिए प्रिपेयर कर ले। चरक चिकित्सा अध्याय 3 में इसको ज्वर के संबंध में इसको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पित्त का लक्षण, पित्त के लक्षण में विमर्श में अंडरलाइन करो, सूत्र अध्याय 20 में दिया गया है। विमर्श की पहली लाइन औक्षणम तैक्षणम द्रवम अनति स्नेहो वर्णश्च शुक्ल, ये पूरा अंडरलाइन कर लो श्लोक, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत का भी अंडरलाइन कर लो, सुश्रुत का 2-3 लाइन नीचे दिया है, पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीथम तथैवच करके, ये 2 लाइन है, दोनों लाइन अंडरलाइन कर लेंगे आप इसको।
ये जहाँ पे मैंने शंका वाला पॉइंट बताया था 34 पेज के बाद, उसके बाद अब 35 पेज पे आइए, शारीर और मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र। ठीक है, तो शारीर और मानस रोगों का अभी दोष के बारे में बताया था, मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र में मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है। मानस रोग जो है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत होते हैं, जबकि शारीरिक दोष दैव विपाशा युक्ति विपाशा से शांत होते हैं। अंडरलाइन कर लें इसको। विमर्श में सूत्र 11वें चैप्टर में चरक के बताया गया मंत्र औषध मणिमंगल बलि हो अपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थयन प्रणिपात गम इति, इसको अंडरलाइन कर लें, ये बताया गया। उसके बाद ये अष्टांग हृदय में सिर्फ रेफरेंस पर्पस से अंडरलाइन कर लें कि अष्टांग हृदय में भी जो है वो जो शारीरिक दोष की चिकित्सा उसमें व्रत दम यम सेवात त्यागशील अभियोगो द्विजसुर ये पूरा बताया गया। प्रकटम अति प्रलापम कुष्ठम उन्मूलयन्ति, ये अष्टांग हृदय का दिया गया, इसको रीडिंग लगानी है इसकी। ठीक है, उसके बाद इस पेज पे 35 पेज पे लास्ट की 3 लाइन में तीसरी लाइन से लास्ट से तीसरी लाइन वाग्भट ने भी धी धैर्यात्मादि ज्ञान मनोदोष औषधम परम, ऐसा वाग्भट ने कहा है। तो दोनों के श्लोक में बहुत अंतर नहीं है। चरक ने मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी कहा है, जबकि वाग्भट ने धी धैर्यात्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम बताया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वात का लक्षण और सूत्र पे। तो वात के लक्षण में रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलोद्विषता करा, यहाँ से अंडरलाइन कर लें, ये लर्न करना है। फिर विमर्श में जो सेकंड पैराग्राफ दिया है उसमें चरक सूत्र के 20वें अध्याय में रोक्षम शैत्यम लाघ्यम वैशद्यम, इसको अंडरलाइन कर लें। और सुश्रुत संहिता निदान में दिया गया अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा रूक्षा शीतो लघु करा, ये तीनों श्लोक चरक के पहला चैप्टर का और 20वें चैप्टर का सूत्र स्थान का और सुश्रुत का निदान का फर्स्ट चैप्टर का, ये लर्न करना है। उसके बाद पित्त के लक्षण और चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया, तो यहाँ पे सस्यम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु करके बताया गया है ये। उसके बाद विमर्श में अंडरलाइन कर लें पित्त का स्वरूप, सूत्र 20 में बताया गया औष्णम तैक्षम द्रवम अतिस्नो, ये सूत्र स्थान अध्याय 20 का बताया गया है। और सुश्रुत का 3-4 लाइन के बाद बताया गया पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथा इवचा, दोनों लाइन सुश्रुत की है। तो यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं और फिर जब आप सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से फर्दर रिवाइज होगा, जिससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कफ के लक्षण और चिकित्सा सूत्र पे। तो कफ के लक्षण में गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, ठीक है, ये सारा लक्षण जो है वो चरक ने बताया है। विमर्श में सूत्र स्थान 20 में पहली लाइन कहेगी श्वेत शैत्य गौरव स्नेह माधुर्य अति पैच्छल्य मात्सर्यानी श्लेष्मण आत्म रूपाणी, ये सुश्रुत ये चरक का हो जाएगा 20वें चैप्टर का। और सुश्रुत का भी उसी के आगे अंडरलाइन कर ले, श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्ध पिच्छला शीतेवचा, दोनों लाइनें अंडरलाइन कर ले इसकी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट श्लोक 62 नंबर, साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों में चिकित्सा का अभाव। ठीक है, तो इसमें जब देश मात्रा काल के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग शक्तिपूर्वक युक्तिपूर्वक किया जाए तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं और असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से इसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 38 पेज नंबर पे रस का लक्षण से सीधे हेडिंग पे आते हैं। रस का लक्षण 64 श्लोक नंबर, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापा छितिस्तथा निवृत्त च विशेष च प्रत्याखादयस त्रया। तो यहाँ पे रस के बारे में बताया गया है कि रसना के अर्थ का नाम रस है, रस का आधार इंपॉर्टेंट है। रस का आधार द्रव्य क्या है, जल और पृथ्वी। रस की उत्पत्ति में क्या कारण है, जल और पृथ्वी कारण द्रव्य है। विशेष ज्ञान में वायु आकाश अग्नि कारण होते हैं। उसके बाद 6 रस बताए गए, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, नेक्स्ट श्लोक में अंडरलाइन कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट आए रसों का कार्य। रसों का कार्य इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो वात पित्त कफ के कोपक और शामक दिए गए हैं। तो वात के इसका एक चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं कि इसका मतलब ये पहला और दूसरा पैराग्राफ आपको पूरा देखना होगा। इसमें वात में कटु तिक्त कषाय कोपक होता है और मधुरम लवण शामक होता है, जबकि पित्त में कटु अम्ल लवण कोपक होता है और कषाय मधुर तिक्त जो होता है वो शामक होता है, और कफ में मधुर अम्ल लवण कोपक होता है और शामक जो होते हैं वो कटु तिक्त कषाय होते हैं। तो ये आप पैराग्राफ से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और अष्टांग संग्रह का विमर्श में एक श्लोक दिया है, स्वादु अम्ल लवण तिक्तोषण कषाय का षड्द्रव्यमाश्रिते। कुछ नहीं करना है, खाली आपको रीडिंग लगानी है और इस श्लोक मतलब देखने से आपको याद आए कि ये अष्टांग संग्रह का श्लोक है। उसके बाद ये टेबल दी गई है, टेबल एक बार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उत्पन्न रस, रसों के उत्पादक महाभूत, शमन होने वाले दोष और कुपित होने वाले दोष, इसको प्रिपेयर कर लें।
नेक्स्ट आए बच्चों द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के वर्गीकरण में ये पहले भी मैंने इसमें बताया था कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित, त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो द्रव्य के वर्गीकरण में ये 3 चीजें बताई गई हैं, इसको लर्न करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। श्लोक नंबर तो नहीं दिया है, 69 का ही पार्ट है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। उत्पत्ति भेद से क्या हो जाएगा, प्रभाव के अनुसार 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। JAP, जांगम, औद्भिद, पार्थिव, JAP। ठीक है। उसके बाद विमर्श में चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो कि जांगम जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हो उन्हें जांगम कहते हैं, और इसमें जरायु जंडा स्वेदा जाता है। औद्भिद, औद्भिद में पृथ्वी को फोड़कर जो उत्पन्न होता है उसे उद्भिद कहते हैं, जैसे वनस्पति, वानस्पत्य, वेरुद और औषध। और पार्थिव में जो पृथ्वी के विकार होते हैं जैसे सोना, चांदी इत्यादि। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जांगम द्रव्य, ये आपको याद करने हैं, मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, ये सारे आपको प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे कोड वोड बना के प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य भी आपको लर्न करने हैं, सोना, सुवर्ण, समल, पंचलोहा। ठीक है। ससिकता, सुधा, मनः शिलालय में मनः शिला और हड़ताल दोनों आ जाते हैं। ठीक है। और मणयो, मणि, लवणम, गैरिकंजन, ये सारे आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ये आपको प्रिपेयर करना होगा कि फल ही वनस्पति, जिसमें केवल फल दृष्टिगोचर होता है उसे वनस्पति कहते हैं, जिसमें फल फूल दोनों दृष्टिगत होते हैं उसे वानस्पत्य कहते हैं, जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए उन्हें औषधि कहते हैं, और जो लता के रूप में फैले रहते हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ये आप चाहें इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, हिंदी से ज़्यादा आप श्लोक में प्रिपेयर करें। फल ही वनस्पति एक श्लोक, पुष्पै वानस्पत्या फलयपि दूसरा श्लोक, फिर औषध्या फलपाकंता तीसरा श्लोक, और प्रतानय विरुद्ध स्मृता चौथा श्लोक। तो ये श्लोक से ज़्यादातर जब एग्जाम में आता है तो रेफरेंस का जो होता है ना, जो वर्ड इसका फल ही वनस्पति, तो ये ज़्यादातर रेफरेंस के वर्ड्स लिए जाते हैं और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी माने जाते हैं। कभी कभी हिंदी में ठीक से नहीं लिखा होता है। अब हम उसके बाद आते हैं विमर्श में। ठीक है। तो विमर्श में आप अंडरलाइन करें पहली लाइन कि सुश्रुत ने अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। तो वनस्पत्या के लिए चरक ने क्या बताया, पुष्पै वानस्पत्या फलयपि, जबकि सुश्रुत ने अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या बताया। ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें, जिसमें फूल ना हो किंतु फल लगे उन्हें वनस्पति बताया है। ठीक है। उसके बाद वनस्पति दिखाई पड़े, उसके बाद हाँ एग्जाम्पल में 4-5 लाइन के बाद एग्जाम्पल, वनस्पति में जैसे गूलर, बट, पाकड़, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3-4 लाइन छोड़ के वानस्पत्य का या वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, जामुन, महुआ एटसेट्रा। सुश्रुत ने इन्हें वृक्ष की संज्ञा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष कहा है। पुष्प फलवंतो वृक्षाः, अंडरलाइन कर लें। जो पककर स्वतः नष्ट हो जाते हैं जैसे दूरवादी, या फल के पक जाने पर जाते हैं जैसे जौ, गेहूं, धान, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लें। जिनके गुल्म और लताएं होती हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं, जैसे गुडूची। तो ये एग्जाम्पल्स प्रिपेयर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर औद्भिद द्रव्य के ग्राह्य अंग में कौन कौन सा आ जाएगा, मूल, क्षार, ये हम लोगों ने तो श्लोक ही प्रिपेयर कर लिया था। मूल, त्वक, सार, सार, निर्यास, पल्लवा, क्षारा, फीत, क्षारा, क्षीरम, अभी थोड़ा सा नहीं याद है बट प्रिपेयर किया था इसको। ठीक है। तो औद्भिद द्रव्य की गाएंगे, चाहे श्लोक से प्रिपेयर करें चाहे हिंदी से प्रिपेयर करें। ठीक है। उसके बाद मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें कि जो जांगम, औद्भिद, पार्थव, JAP, इनकी संख्या क्या है, 19, 18, 15। जांगम की 19, औद्भिद की 18 और पार्थिव की 15। हालांकि ऐसा कोई संख्या का निर्देश नहीं किया गया, पर फिर भी एक दिमाग में होना चाहिए कि जांगम में इतने बताएं, औद्भिद में जैसे मान लो आपसे ही गलत हो जाए, आपको एक भूल रहा हो तो आपको याद होना चाहिए कि 15 की संख्या थी, मैं 14 ही याद कर रहा रिवाइज कर रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं एक हमारा मिस हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए भी बेटर रहेगा। फिर आओ मूलनी आदि द्रव्यों की गणना, ये पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि इसमें से आपको कोई पॉइंट छोड़ना है, तो इसको याद कर लो। मूलिनी के लिए, मूलिनी में 16 जो है वो, मूलिनी 16 बताई गई और फलिनी जो है वो 19 बताई गई। तो हम लोगों ने इसका कोड बनाया था सोमू, 16 मूलिनी, और उफ, उफ बना लिया था 19 से फलिनी, उफ सोमू। ठीक है। तो ऊ से आपका 19 फलिनी और सोमू से 16 मूलिनी। ठीक है। संख्या सबकी याद होनी चाहिए। महास्नेह 4 होते हैं, लवण 5 होते हैं। ये सारा आपका डिस्क्रिप्शन दिया है 76 श्लोक नंबर की हिंदी में, 76। ठीक है।
महास्नेह 4, लवण 5, मूत्राट, दूधाट, शोधन के लिए 6 वृक्ष। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको प्रिपेयर करना होगा। अब हम आते हैं 16 मूलनी द्रव्य कौन कौन से हैं। तो ये चाहिए तो आप श्लोक प्रिपेयर कर सकते हैं। हस्तिदंती हेमवती श्यामा त्रिव दधोगुणा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्षिणी गवाक्षपी ज्योतिषपी च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च छेरणी चात्र षोडशी। ये 16 हो गए। कोशिश करना है कि हमें इनमें जो हिंदी में नाम दिए ना, हस्तिदंती के आगे नागदंती लिखा है, श्यामा काला, ये आप अपने समझने के लिए पढ़ सकते हो, बट आप जो श्लोक में नाम दिए हैं आप उसी नाम से प्रिपेयर करना। एग्जाम में ज़्यादातर उसी नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है। प्रयोग स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें दिया है प्रयोग स्थल में हिंदी में वन, सनई, कुंदरू और वच का प्रयोग वमन के लिए नहीं, इससे बेटर है आप याद करिए षणपुष्पी च बिंबी च छर्दनई हेमत्व हेमवत्यापी, यानी कि षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती जो है वो छर्दन के लिए, श्वेता ज्योतिषमती चैव योजा शीर्ष विरेच्य, श्वेता और ज्योतिषमती विरेचन के लिए, और बाकी जितनी भी 11 औषधियां बची हैं वो विरेचन कर्म में प्रयोग की जाती हैं। तो ये आप श्लोक से ही प्रिपेयर करिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट 19 फलिनी द्रव्यों का निर्देश। तो 19 फलिनी भी आपको श्लोक से प्रिपेयर करना है। ठीक है। और फिर फलिनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल, प्रयोग स्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहिए तो श्लोक से और चाहे हिंदी में इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में नाम मत प्रिपेयर करिएगा। तीत लौकी, बंदाल, कड़वी तरोई, मदन फल, मदन फल तो खैर वही नेम हो जाएगा, इंद्रजौ, खीरा, ये सब हिंदी वाला नाम नहीं प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट और चतुर्वेद महास्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए। ये पान, अभ्यंग, वस्ति, नस्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए कोड लिख लो पावन, PAVN, PAVN, P से पान, A से अभ्यंग, V से वस्ति और N से नस्य। तो घृत, तैल, वसा, मज्जा 4 और इन चारों का प्रयोग होता है पान, अभ्यंग, वस्ति, नस्य के लिए। पावन, PAVN। उसके बाद नेक्स्ट आओ 5 नमक। 5 नमक में हिंदी में मत याद करो, काला, सेंधा, विड, ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, आप याद करो सौवर्चल, सैंधव, विड, औद्भिद और सामुद्र। ठीक है। ये आपको प्रिपेयर करना है। अब आते हैं सामान्यतः नमक के गुण। सामान्यतः नमक के गुण में ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है, जिसमें से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रही हूँ। सामान्यतः नमक का गुण, जो 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले, गर्म, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अपनी दीपक होते हैं। ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद विरेचन द्रव्यों में कैसा नमक लेते हैं, अनुवासन वस्ती में कैसा लेते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें जो लास्ट में 2-3 रोग दिए जैसे गुल्म, उदर रोग, अनाह, इन सब में इंपॉर्टेंट बताया गया है। 5 नमकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। मूत्र के नाम और संख्या, 8 मूत्र का नाम प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें आप चाहो तो श्लोक से अविमूत्रम, अजामूत्रम, गोमूत्रम, माहिषम चयात, हस्तिमूत्रम, अथुष्ट्रस्य, हयस्य च, खरस्य च। तो ये श्लोक से ही प्रिपेयर कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। विमर्श में अंडरलाइन कर लो, अवि, अजा, गौ, भैंस, इनका स्त्री जाति का ही मूत्र लेना चाहिए, शेष का पुल्लिंग का मूत्र लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने क्लियर करने के लिए कहा है। ठीक है। सामान्यतः मूत्र के गुण, सामान्यतः मूत्र के गुण में सामान्य में अंडरलाइन कर लो, सभी मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, रुक्ष, कटु और लवण रस वाले, अरुक्षम, कटुकम, लवणान्वितम। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो 99 श्लोक नंबर का पूछा जाता है। पांडुरोग उपसृष्टा नाम उत्तमम शर्म च उच्यते, ये लाइन बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ये लाइन 99 और 100 की पहली लाइन भी पूछी गई है। श्लेष्माणम शमयेत पीतम मारुतम चानु, मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नहीं पता चल रहा है, कुछ आगे करके दिया हुआ है। ठीक है। अनुलोमियत है शायद, क्या मारुतम च अनुलोमियत ही है। ठीक है। तो ये जो है दोनों 99 और 100 श्लोक नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार रीडिंग तो आपको इस पूरे गुण में इसमें सब में लगानी होगी इसकी। ठीक है। उसके बाद आओ विमर्श में। विमर्श में सेकंड लाइन सुश्रुत ने भी कहा है, तत्सर्वे कटु, तीक्ष्ण, ऊष्णम, लवणानुरसम, लघु। ये सुश्रुत का अंडरलाइन कर लो। और वाग्भट ने कहा है, पित्तलम, रुक्ष, तीक्ष्ण, ऊष्णम, लवणानुरसम, कटु से मूत्र को पित्तवर्धक बताइए। वाग्भट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मूत्र के पृथक पृथक गुण, ये आप एक टेबल बना लीजिए चाहिए तो इससे आपको आसान हो जाएगा याद करना।
मूत्र के पृथक पृथक गुण में अंडरलाइन करें। मैं श्लोक से बताती हूँ, श्लोक से ज़्यादा इजी गोइंग होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हमको लर्न करना है। अभिमूत्रम, सतिक्तम, स्याद स्निग्धम, पित्ताविरोधी। तो सतिक्तम वर्ड अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए आया है? अभिमूत्र के लिए। पित्ताविरोधी अभिमूत्र के लिए, ठीक है, दोनों अंडरलाइन कर लो, सतिक्तम पित्ताविरोधी। फिर दूसरा श्लोक आओ 102 नंबर। आजम, आजम मतलब बकरी का मूत्र। कषाय मधुरम पथ्यम, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आओ गव्यम का, उसी 102 नंबर श्लोक का सेकंड पार्ट है। गव्यम समधुरम, समधुरम और कृमि कुष्ठ नुत, दोनों को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद कंडूम च शमियत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सम्यक दोष उदरे हितम, ये पूरा अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबने सारे दोषों उदर रोग में इंपॉर्टेंट है ये। उदर रोग में गोमूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। और उसके बाद आओ भैंस का मूत्र। भैंस के मूत्र में अंडरलाइन करो अर्षः शोफोद्रगनम सछारम, सछारम बहुत बार पूछा गया है, सछारम, ठीक है। और सरम, सारा ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 104। हास्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठनाम, दोनों इंपॉर्टेंट है। लवणम कृमि कुष्ठिनाम और प्रशस्त बद्ध विण मूत्रम विश्लेष्म आमय अर्शसाम, इतना पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ये हाथी का बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आओ 105 श्लोक नंबर। सतिक्तम श्वास का सघनम अर्शोगनम च औष्ट्रम उच्यते, उष्ट्र का बताया गया है सतिक्तम, और श्वास का सघन अर्शोगनम ये श्वास कास में उपयोगी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद वाजी नाम तिक्त कटुकम कुष्ण व्रण विष आपहम, ये वाजी नाम मतलब घोड़े का बताया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तिक्त कटुकम और कुष्ण व्रण विषापहम। उसके बाद लास्ट आता है गधे का खर, खरमूत्रम अपस्मारम उन्माद ग्रह विनाशनम, अपस्मार उन्माद और ग्रह रोगों का नाशक होता है। तो इस प्रकार से मूत्र के गुण कंप्लीट होते हैं।